हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। बच्चों, मेरा नाम है विकास अग्रवाल और आप देख रहे हैं बायो गुरुजी। तो बच्चों, आज मैं लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन, जो क्लास 10th में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी का चैप्टर है न्यूट्रिशन। आप सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में। आज जल्दी से इस चैप्टर को हम लोग रिवाइज करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप तैयार हो? ओके, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों, हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आपके परीक्षा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन पर डिस्कस करता हूं और ढेर सारी आपको इसमें इंफॉर्मेटिव जानकारी मिलेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक कर दें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइफ प्रोसेस क्या है, क्योंकि लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत ही ये टॉपिक है। ठीक है, न्यूट्रिशन। देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए बहुत सारे लाइफ एक्टिविटीज करनी होती हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन। ये सभी क्या है? लाइफ प्रोसेस है, जीवन की प्रक्रियाएं हैं, जैव प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, लिविंग, नॉन लिविंग आप सभी जानते हो। ठीक है, उनके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो जिनके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनको लिविंग थिंग्स कहते हैं। जिनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, जिनके अंदर ग्रोथ होगा, जिनके अंदर एक्सक्रीशन होगा, ये सभी लिविंग बींग्स कहलाते हैं। ठीक है, और जिनके अंदर एब्सेंट होगा उनको नॉन लिविंग बींग्स कहेंगे। ओके, चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। हमारा जो आज का जो टॉपिक है न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन है क्या? व्हाट इज न्यूट्रिशन? The process by which all living organisms get their food is known as nutrition. वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से जो जीव जंतु हैं, जितने भी जीव हैं, लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, the process by which all living organisms get their food is known as nutrition. ठीक है, अब देखो, प्लांट्स में भी न्यूट्रिशन होता है और एनिमल्स में भी न्यूट्रिशन होता है। तो दोनों में अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन होता है। आप सभी जानते हैं कि जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं या भोजन बनाते हैं। ठीक है, उनके पत्तियों में जो लीव्स के अंदर जो ग्रीन लीव्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा सेल चैप्टर, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और उस क्लोरोफिल की मदद से वो सनलाइट को ट्रैप करके भोजन अपना बनाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम न्यूट्रिशन को डिवाइड करें तो there are two modes of nutrition. First is autotrophic nutrition and second is heterotrophic nutrition. ठीक है, ऑटो मतलब सेल्फ, जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ये खुद से अपना भोजन बनाते हैं। मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया कि बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स। अगर हम हेटेरोट्रॉपिक की बात करें, हेटेरो का मतलब होता है अदर्स, जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो, दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पे निर्भर होते हैं। वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं,
they are known as heterotrophic organisms and this process is known as heterotrophic nutrition. क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? ऑल ह्यूमन बींग्स आर हेटरोट्रॉपिक, ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल अदर एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स आप देख रहे हो लाइक एलिफेंट, cow, tiger, these all are heterotrophic. ओके, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को छोड़कर बाकी जितने भी आप देख रहे हो, इवन सम प्लांट्स आल्सो दे आर आल्सो हेटरोट्रॉपिक मोड उनके अंदर होता है. ठीक है, तो जितने भी जीव हैं सब में हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. तो हमने देख लिया न्यूट्रिशन की परिभाषा और न्यूट्रिशन का टाइप. दो टाइप होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. आगे बढ़ते हैं हम लोग. ये जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये भी 3 तरह का होता है. ठीक है, कौन कौन? एक होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. एक होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन. ये क्या है? अब देखिए, इसको ध्यान से समझिए. हालांकि आपने इसको पहले भी पढ़ा होगा, 8-9 क्लास में भी पढ़ा होगा आपने. ठीक है, सैप्रोफाइटिक वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड बाय डेड एंड डिकेइंग मैटर. सड़े गले मृत पदार्थों से अपना जब भोजन प्राप्त करते हैं जीव, तो उस प्रकार का न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है. जैसे कुछ बैक्टीरिया, फंगस, ये सब सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं. ठीक है, क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड इन द होस्ट सेल और ऑन द होस्ट सेल. या तो उनके अंदर होंगे या उनके बॉडी के ऊपर किसी भी प्रकार से डिपेंड होके उनसे भोजन अपना ग्रहण करें. जैसे मॉस्किटो क्या करता है? ब्लड को सक करता है और अपना भोजन ग्रहण करता है. पेट के अंदर कुछ वॉर्म्स हो जाते हैं, राउंड वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स. ठीक है, ये वॉर्म्स क्या हैं? ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं. क्लियर है? आगे है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसमें क्या होता है कि जीव जो है अपना भोजन जो है इनगल्फ करते हैं अपने बॉडी में और उसको डाइजेस्ट करके जो है न्यूट्रिशन करते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है. टाइगर, ठीक है, काऊ, ये सब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड बाय इनगल्फिंग food materials inside the body and digest it, break it into simpler forms. That process or this type of nutrition is known as holozoic mode of nutrition. तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? हमने जान लिया हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स के बारे में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है वो है ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है. ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. इसको मैं रब करता हूं. आपको कोई भी डाउट हो बच्चों तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना. ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि उसका सॉल्यूशन दे दूं. ओके, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है. तो अभी मैंने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. ठीक है, भोजन हम पूरा इनगल्फ करते हैं. ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स उसको ग्रहण करते हैं और उसका फिर ब्रेक डाउन होता है सिंपलियर फॉर्म्स में. ठीक है, तो इसको 5 भाग में न्यूट्रिशन को डिवाइड किया गया है ह्यूमन बींग्स के अंदर.
या जितने भी जो बिग एनिमल्स हैं, बिग जो जीव हैं, उनके अंदर पहला है इंजेशन, अंतर्ग्रहण। भोजन को अंतर माउथ के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं, उसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण। दूसरा है डाइजेशन। जब भोजन हम ग्रहण करते हैं उसके बाद क्या होता है, इसका पाचन होता है, विखंडन होता है। जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स है उसका ब्रेकडाउन होता है सिंपलियर फॉर्म्स में, उसको बोलते हैं डाइजेशन। इसमें कई प्रकार के एंजाइम्स का रिएक्शंस होता है, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। तीसरा है डाइजेशन के बाद जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, बॉडी के जो सेल्स हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन। चौथा है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। और पांचवा है ईजेशन। आइए एक एक करके हम लोग जल्दी से इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। इंजेशन मैंने बताया, भोजन का अंतर्ग्रहण। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स हैं वो सिंपलियर फॉर्म्स में टूटते हैं। एब्जॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है डाइजेशन के बाद, जो इसेंशियल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे ग्लूकोज है, जो फैटी एसिड है, जो फैट टूटता है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। ठीक है, प्रोटीन जो है वो टूटता है, एमिनो एसिड में टूटता है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो उसका एब्जॉर्प्शन होता है सेल्स के द्वारा। एसिमिलेशन, ये जो एब्जॉर्ब फूड है उससे फिर नए सेल का जो निर्माण होता है बॉडी में, जिससे ग्रोथ होता है बॉडी का, ठीक है, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और लास्ट है ईजेशन, जो अपचा हुआ भोजन है या जो अनवांटेड फूड मटेरियल है उसका शरीर से जो निष्कासन होता है, उत्सर्जन होता है, उसको बोलते हैं ईजेशन। क्लियर है? चलिए अभी हम लोग को इस पर फोकस करना है, डाइजेशन, कि कैसे भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो देखो, भोजन जो है हम लोग लेना शुरू करते हैं, लेते हैं माउथ से। ठीक है, माउथ में क्या है, सलीवरी ग्लैंड है, सलीवा पाया जाता है, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो भोजन को जो भोजन उसमें मिक्स होता है दांत के द्वारा, टीथ के द्वारा, उसका पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है भोजन को, और उसमें सलीवा मिलता है, और वो एक कह सकते हैं बुलस, ठीक है, जो भोजन का एक पतला सा ले जैसा जो स्वरूप है वो नीचे फिर ओसोफेगस के माध्यम से नीचे की ओर स्टोमक में पहुंचता है। पूरा जो एलिमेंट्री हमारा कैनाल है वो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस में एंड होता है। लगभग इसका जो साइज है वो 25 से 30 फीट होता है। पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे एंड होता है, और ओसोफेगस से फिर भोजन जो है पहुंचता है स्टोमक में। ठीक है, देखो माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट का आंशिक रूप से पाचन स्टार्ट हो जाता है। पार्शियल जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट का, सलीवरी एमाइलेज के द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट का आंशिक रूप से पाचन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कंप्लीट पाचन उसका जो है स्टोमक में और इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, स्टोमक में जब भोजन पहुंचता है तो स्टोमक के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज रिलीज होते हैं। एक होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भोजन को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक के अंदर रिलीज होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जिसको बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती हैं। स्टोमक का से जो जूस रिलीज होगा उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीजें होती हैं। पहला होता है HCl, दूसरा होता है पेप्सिन, और तीसरा होता है म्यूकस।
ये 3 चीजें पाई जाती है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, जो कि स्टोमक से रिलीज होता है, स्टोमक के वॉल से रिलीज होते हैं। ठीक है, तो HCl का काम है भोजन को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करना, भोजन के अंदर जो मौजूद बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करना। उसके बाद पेप्सिन का एक्शन होता है। पेप्सिन जो है वो भोजन में मौजूद जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। और जो म्यूकस है वो स्टोमक के जो अंदर के जो लाइनिंग्स है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ताकि जो एसिड है उससे हमारा जो स्टोमक का जो वॉल है वो डैमेज ना हो जाए। आप जानते हैं एसिड जो है वो काफ़ी डेंजरस होता है। अगर ये म्यूकस सिक्रेट ना हो तो अंदर के जो वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और अल्सर होने की संभावना होती है। आपने सुना होगा अल्सर। ये अल्सर क्या है? ये स्टोमक के अंदर का जो वॉल है वो डैमेज हो जाता है, उसके अंदर घाव हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं अल्सर, पेप्टिक अल्सर। ओके, उसके बाद भोजन पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे स्टोमक। ठीक है, माउथ से भोजन इंटर किया, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो लीवर के माध्यम से, यहां पर देखो लीवर होता है, तो लीवर के माध्यम से बाइल जूस सिक्रीट होता है और बाइल सॉल्ट सिक्रीट होता है, जो कि भोजन में मौजूद जो फैट्स हैं उसको इमल्सिफाई करने का काम करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने का काम करता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद होता है पैंक्रियाज। आप सबने डायग्राम देखा होगा। और इस पैंक्रियाज से पैंक्रिएटिक जूस सिक्रीट होता है, पैंक्रिएटिक जूस। तो इस पैंक्रिएटिक जूस के अंदर होता है लाइपेज और प्रोटीएज एंजाइम। ठीक है, लाइपेज और प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, और लाइपेज एंजाइम लिपिड को यानी कि फैट को तोड़ने का काम करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। यहाँ पर कंप्लीट रूप से पाचन प्रोटीन और फैट का हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो तीनों का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट रूप से पाचन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और इसके बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा, आप जानते हो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो इस प्रकार से होता है, इस तरह से पाइप होता है, तो ये भोजन का जो मूवमेंट हो रहा है ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के माध्यम से भोजन आगे की ओर सरकता है। तो जैसे जैसे फिर आगे बढ़ता है एब्जॉर्प्शन की क्रिया भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स हैं उसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, और फाइनल जो एब्जॉर्प्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आगे जाके फिर कंप्लीट होता है। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी और भी एसेंशियल जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उसका जो है एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और उसके बाद फिर जो अनडाइजेस्टेड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर रेक्टम में जमा हो जाते हैं, और फिर एनस के माध्यम से वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, रेक्टम, एनस जो गुदा द्वार है उसके द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में आपने शॉर्ट में देखा बच्चों। डिटेल में आप स्टडी करना। ठीक है, आपको जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।